हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान का पाठ लता मंगेशकर, इसका पूरा नाम है भारतीय गायिकाओं की बेजोड़ लता मंगेशकर, पढ़ने जा रहे हैं। लेखक हैं कुमार गंधर्व। ये पाठ पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि लता मंगेशकर कौन है। मुझे नहीं लगता कि आज हमें भारत में किसी भी व्यक्ति को ये बताने की आवश्यकता है या ज़रूरत है कि लता मंगेशकर कौन है। उन्हें हमारे देश का बच्चा, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति जानता है। लता मंगेशकर हमारे देश की महान गायिका हैं, जिन्हें स्वर कोकिला का सम्मान प्राप्त है और हमारे देश के साथ ही साथ विदेश के भी अनेकों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त है। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने कुछ अपने विचार, साथ ही कुछ संस्मरण जो लता जी के जीवन के उनके पास जुड़े हुए थे, उन्हें हमारे साथ साझा किया, मतलब हमसे बांटा है। तो इस पूरे पाठ को हम जो एक एक बिंदुओं के ऊपर होता हुआ जाएगा हमारा पूरा पाठ, उन बिंदुओं को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब भी आप पाठ को दोबारा से रिवाइज करें तो आपको वो चीज़ें याद आती जाए कि इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या है, किन मुद्दों पर इस पाठ में बात हुई है, किन किन विषयों पर इस पाठ में बात हुई है। हम शुरू करते हैं। शुरुआत में जो मैंने कि लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं, तो पाठ को यहाँ जो लेखक ने शुरू करा है वो बताते हैं कि एक बार जब वो बीमार थे तो अचानक ही उन्हें मन बहलाने के लिए ऐसा मन हुआ कि मुझे रेडियो चालू करा उन्होंने कि कुछ गाना सुनना चाहिए। जब भी व्यक्ति बीमार होता है, दुखी परेशान होता है, तो सोचता है कि कुछ अच्छा सुने जिससे उसे अच्छा महसूस हो। तो जैसे ही वो गाना सुनते हैं तो बड़े ही सुरीली आवाज़ जब वो सुनते हैं तो वो बोलते इतनी सुंदर और इतनी सुरीली आवाज़ तो उन्होंने आज तक नहीं सुनी होती है। उस आवाज़ के प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि आकर्षण के बाद जब उन्हें पता चलता है कि इस गायिका का नाम आता है लता मंगेशकर, तो वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये जो गायिका है ये तो श्री गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं, जो स्वयं इतने बड़े गायक हैं, वो इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उनकी पुत्री उनसे भी कई गुना आगे निकल चुकी है। इन्हीं सब सोच विचारों में जब वो सोचते हैं कि इन्होंने कैसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लेकर पार्श्व गायिका होते होते एक चित्रपट के संगीत, चित्रपट का मतलब होता है फिल्म, मूवी जो हम लोग देखते हैं, तो उस संगीत में कैसे वे आए और कैसे उन्होंने अपना स्थान इतना ऊंचा कर लिया इस संगीत के अंदर, ये सारे विचार उनके साथ ही चलते हुए विचारों को बताते हैं कि शास्त्रीय संगीत का क्या स्थान है और चित्रपट संगीत का क्या स्थान है। यहीं पर अगला बिंदु है कि उसी के लता जी को ऊंचा बताने के लिए या श्रेष्ठ बताने के लिए उन्होंने जो एक उदाहरण साथ में लेकर आए हैं वो है उससे पहले की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां। जो लता जी के इतने प्रसिद्ध होने के पहले जो प्रसिद्ध गायिका थी चित्रपट की, मतलब फिल्मों में गाने वाली जो गायिका थी नूरजहां, वो काफ़ी प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और उन्हीं के स्थान को प्राप्त किया है लता जी ने। लेकिन लता जी के आने के बाद उन्होंने ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नूरजहां जी के स्थान से भी कहीं आगे वो लता जी अपने स्थान को लेकर गई हैं और इसी विचारों के साथ लेकर बोलते हैं कि चित्रपट संगीत की मुकाबला किसके साथ है, शास्त्रीय संगीत के साथ है। तो पहले तो वो बोलते हैं कि क्या चित्रपट संगीत ज़्यादा श्रेष्ठ है कि शास्त्रीय संगीत ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्रोताओं को, मतलब सुनने वालों को, संगीत सुनने वाले श्रोता होते हैं, उनको कौन सा संगीत ज़्यादा प्रभावित करता है, कौन सा संगीत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब इसी पर विचार करते करते वो अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं कि चित्रपट संगीत एक अलग विद्या है, एक अलग स्थान रखता है और शास्त्रीय संगीत एक अलग स्थान रखता है। और अंत में वो इस बात को मानते भी हैं कि शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए चित्रपट संगीत का अगर सहारा लिया जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। और लता जी ने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए चित्रपट का जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल ही उचित माना है। संगीत के विविध प्रकारों का ज्ञान, इससे स्वर का ज्ञान बढ़ता है। लता जी के बारे में एक खासियत वो बताते हैं कि लता जी को संगीत की अलग अलग विधाओं का ज्ञान है, क्योंकि वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं है, सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं गा रही हैं, वो चित्रपट संगीत में है। और आपको पता है फिल्मों का जो गाने होते हैं
उसमें बहुत सारे राग, स्वर, ताल सब एक साथ होते हैं। उसमें किसी जैसे आप कोई राग भैरवी गा रहे हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत में है ना, राग ध्रुपद गा रहे हैं, ऐसे अलग अलग राग होते हैं, तो उसका एक मेजरमेंट होता है, सही नाप तोल होता है कि ये लय सुर ताल के साथ अब उसको गाना होता है आपको। लेकिन जब आप एक फिल्म का गाना गाते हैं तो उसमें आप एक ही मेजरमेंट या एक ही नाप तोल के साथ नहीं गा सकते हैं। आपको शब्दों के साथ और आपकी संगीत के साथ आपको अपने आवाज़ को, अपने शब्दों को जोड़ना होता है और उसी का साथ बनाते बनाते उसको रोचक और सुंदर बनाना होता है, जो हर परिस्थिति में आपको सुंदर लगे। यही खासियत होती है एक चित्रपट संगीत की। तो यही बोलते हैं कि लता जी जो चित्रपट संगीत गाने लगी हैं, फिल्मों के गाने गाने लगी है, उन्होंने तरह तरह की कलाएं सीख ली है, जिससे उनका ज्ञान और बढ़ गया है। साथ ही लेकर उनकी बात करते हैं कि श्रोताओं में संगीत की लोकप्रियता का श्रेय वो लता जी को देते हैं। श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति, हर श्रोता एक जैसा नहीं होता है, या हर व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करे ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोगों को शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रेम जगाना या गाने को सुनना ही अच्छा लगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगीत को सुनना पसंद करें, ये काम जो बहुत अच्छे तरीके से करा है वो लता जी ने करा है। ऐसा श्रेय ये लता जी को यहाँ देते हैं। और गानपन जो शब्द आया है इस पाठ में, गान का शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इसमें से प्रश्न भी आता है और पीछे अभ्यास कार्य में भी आपको इसका प्रश्न दिया गया है कि गानपन क्या होता है और आप इसको कैसे समझ सकते हो, कैसे सीख सकते हो। तो लता जी के बारे में वो कहते हैं कि उनके संगीत में गानपन है। लेखक का कहना है कि लता जी के संगीत में गानपन है। इसका मतलब ये गानपन होता क्या है? तो गानपन वो होता है कि जो संगीत को इतना सुंदर और इतना प्यारा बनाए जो आपके मन को मोह ले। उसमें किसी लय, ताल, किसी नाप की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वो सुनते से ही आपके दिल में उतर जाए, वही होता है असली गानपन। और इसी से सीखा जा सकता है गानपन, जो कि काफ़ी बार प्रयास करने पर आपको आता है। गानपन के साथ ही संगीत निर्देशकों का योगदान लता जी के बारे में उन्होंने कहा है कि संगीत निर्देशक मतलब कि म्यूजिक डायरेक्टर, जो आपकी फिल्मों के गाने होते हैं उनके म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, संगीत निर्देशक होते हैं, संगीतों का निर्देशन करने वाले होते हैं, उनके शब्द लिखे गए होते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं, संगीत निर्देशक, वो संगीत को कंपोज करते हैं, बनाते हैं कि ऐसा ऐसा म्यूजिक होगा, उसके आधार पर गायक को अपना गाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा बड़ा योगदान रहा है लता जी की कला को निखारने का कि शास्त्रीय संगीत में आप खुद से अपना गाना तैयार करते हैं, अपने शब्द होते हैं और अपना संगीत खुद बजाते हुए, जैसे कुछ कोई हारमोनियम के साथ, कोई तबले के साथ, कोई मीरा के साथ, ऐसे अलग अलग अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चित्रपट संगीत में आपको सब चीज़ें तैयार होती है और उस तैयार सांचे के अंदर अपनी आवाज़ को फिट करना होता है। ये बहुत बड़ी कला है। ये कला सिखाने में सबसे बड़ा योगदान संगीत निर्देशकों का रहा है लता जी को। इसके आगे वो कहना चाहते हैं कि चित्रपट संगीत 3 मिनट का और शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल, इस विषय में जो चर्चा करके बताते हैं कि 3 मिनट का चित्रपट संगीत मतलब फिल्मों के गाने कितने होते हैं, 2-3 मिनट, 3-3.5 मिनट के होते हैं, और शास्त्रीय संगीत की जो महफिल चलती है लगभग 2-3 घंटे के एक साथ चलती है। तो जब श्रोता सुनते हैं तो वो किससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? जब ये प्रश्न का लेखक के सामने आता है तो अंत में वो इसी चर्चा में रहते हैं कि शास्त्रीय संगीत को एक साथ बैठ के सुनना वो भी आनंद देता है, और कहीं ना कहीं वो 3 घंटे का आनंद कोई चित्रपट संगीत आपको 3 मिनट में भी दे सकता है। तो यही निष्कर्ष पर पहुँचते कि ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत ही आपको मोहित करता है, वही आपको आनंद देता है। आपको चित्रपट संगीत यानी फिल्मों के गाने भी आपको उतना ही आनंद, 3 घंटे का आनंद सिर्फ 3 मिनट में आपको दे सकते हैं। इस बात से लेकर अंत में जाकर सहमत होते हैं और आगे बताते हैं कि करुण रस के बारे में जब वो बात करते हैं लता जी की, कि लता जी के गानों में करुण रस बहुत अच्छा है। मतलब जब सैड सॉन्ग जिसको हम लोग बोलते हैं सैड सॉन्ग, वो वाले गाने भी उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वो गाती हैं। लेकिन वो यहाँ पर एक आरोप या दोष लगा रहे हैं संगीत निर्देशकों के ऊपर कि उन्होंने लता जी के साथ बराबर न्याय नहीं करा है, कि शायद वो और अच्छे से करुण रस को आपके सामने रख सकती थी और अच्छा गा सकती थी, क्योंकि संगीत निर्देशकों को उनके जो निर्देशन होता है उसके अनुसार ही लता जी को गाना होता है। तो वो शायद उतना अच्छा निर्देशन नहीं दे पाए या उतना अच्छा उनको काम नहीं दे पाए। लेखक अपने आप के बारे में बताते हैं कि अगर वे उनकी जगह होता तो लता जी को और कठिन काम देता। मतलब कि
ये कि जब कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा काम करने वाला आदमी होता है, तो टीचर भी हो, गुरु जो भी है, वो उसके सामने वो कड़ी चुनौती रखते हैं, जिससे कि वो उस तक पहुँचे, पूरी कोशिश करें और वहाँ तक पहुँचे। वही बात वो कहते हैं कि अगर संगीत निर्देशक उनको और करोड़ रस के बारे में चुनौतियाँ देते तो शायद वो जितना करती हैं उससे और अच्छा कर सकती थी, क्योंकि लेखक को पूरी आशा है लता जी की क्षमताओं के बारे में, उनकी क्षमताएँ बहुत ज़्यादा हैं। और फिर उन्होंने बताया कि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीत जैसे क्षेत्रों में भी लता जी ने अपना बहुत नाम रोशन करा है। उनकी कला को सीमित नहीं रही है, किसी एक भाषा तक सीमित नहीं रही है। मराठी की बात करें, बंगाली की बात करें, राजस्थानी की बात करें, पंजाबी की बात करें, बहुत सी भाषाओं में लोकगीतों को भी उन्होंने गाया है और दर्शकों के दिलों पर राज करा है। और इस पाठ के अंत में जब सारा निष्कर्ष शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की चर्चा के साथ लेखक यहाँ समाप्त करके अंत में ये बताना चाहते हैं कि जो चित्रपट संगीत हो या कोई भी संगीत हो, संगीत के क्षेत्र में अगर शीर्षस्थ स्थान है, जो सर्वोच्च स्थान है, वो लता जी ने प्राप्त किया है और अभी तक उस स्थान को दूसरा कोई व्यक्ति उनसे छीन नहीं पाया है। और हमें इस बात का बड़ा गर्व और खुशी है कि लता जी हमारे देश की सर्वकोकिला है और हमारे देश की है, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करती है। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।